आज वक्त से पहले सुबह सवेरे जल्दी जाग गया था। बाहर निकला तो मालूम हुआ कि बाहर सिर्फ सन्नाटा है। इस सन्नाटे को मैं अच्छे से महसूस कर सकता था। आज मुझे दुबई आए पूरे 2 साल हो गए थे। ये सन्नाटा बिल्कुल मेरे अंदर के सन्नाटे को जाहिर कर रहा था। अभी मैं और कुछ सोच पाता इससे पहले कि मेरा फ़ोन बजने लगा और मैं फ़ौरन वहाँ भागा। देखा तो दोस्त का फ़ोन था जो मुझे पिछले काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहा था। ये देखकर मैं इग्नोर करके तैयार होने लगा और कुछ ही देर में मैं तैयार होकर अपने काम पर चला गया। आज सूरज की तपिश आम दिनों से ज़्यादा थी, लेकिन सर्दियां होने की वजह से तो पता नहीं चला, मगर जैसे जैसे काम करता जा रहा था गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अगर अभी मैं और यहाँ से ना गया तो मर जाऊंगा, लेकिन काम छोड़कर जा नहीं सकता था। इसलिए दुकान से पानी की बोतल ली और मुंह लगाकर पीने लगा। काफ़ी देर बाद जब तबीयत संभली तो उठकर फिर से झाड़ू हाथ में पकड़े सफाई करने लगा। अभी मुझे सफाई करते थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तभी वहाँ से भागती औरत आई और मेरे पास आकर कहने लगी, हेल्प प्लीज़ हेल्प। मैं समझ न सका वो क्यों मदद मांग रही थी, जबकि उसके पीछे तो कोई था भी नहीं। खैर मैं इग्नोर करता अपने काम में मगन रहा कि तभी वो औरत किसी जगह का नाम लेते हुए कहने लगी, डोंट गो देयर, वहाँ ना जाना। ये सुनकर भी अनसुना करते मैं ये दिखाने लगा कि मैं अपने काम में मगन हूँ, और ये देखकर वो मेरे पास से होती हुई आगे भागने लगी। उस औरत के जाने के बाद मैं खुद से बुदबुदाने लगा कि आखिर ऐसा भी क्या है उस जगह में जो इतनी हांफती हुई वहाँ से आई। जिज्ञासा तो हुई और वहाँ जाना भी चाहा, लेकिन मेरे पास वक्त ना था। ज़रा भी कुछ ही देर में मैं अपना काम ख़त्म करके उधर गलियों में घूमने लगा तो एहसास हुआ कि ठंड बढ़ गई है और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ओढ़ सकूं। इसलिए वापस घर जाने लगा कि तभी एक नौजवान मेरे पास आया और अपनी जैकेट उतार कर मेरे ऊपर डालता हुआ वहाँ से चला गया। मैंने ये चीज़ यहाँ आकर बहुत नोट की थी कि यहाँ दो तरह के लोग थे, एक वो जो दयालु होते हैं और एक वो जो अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी यहाँ के कानून हमारे यहाँ के से बहुत अलग और सख्त थे। मैं खुद में बोलते हुए जा रहा था कि तभी एक आदमी से मैं टकरा गया। उस आदमी ने अपना चेहरा पूरा कवर कर रखा था और एक पल को मैं उसे देख कर ठिठका, क्योंकि वो मुझे कुछ अपना अपना सा लगा था। लेकिन मैं उसके रुमाल को नहीं उतार सकता था क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं था। मुझे देखते ही वो आदमी वहाँ से चला गया। मैं खामोशी से सब देख रहा था कि आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। ज़मीन पर एक पर्ची पड़ी हुई थी। मैं देखकर हैरान हुआ कि ये वही लड़का फेंक कर गया है। अगर ऐसा है तो वो क्यों यहाँ पर पर्ची फेंक कर गया है। एक बार तो मुझे लगा कि शायद ये पर्ची बेध्यानी में उसे गिर गई होगी, इसलिए मैं फ़ौरन उसके पीछे भागा कि उसे वापस दे सकूं, मगर वो वहाँ कहीं था ही नहीं। ऐसे गायब हुआ वो इंसान कि जैसे वो यहाँ आया ही ना हो। काफ़ी देर मैं उसे ढूंढता रहा मगर वो नहीं था, इसलिए खामोशी से घर की तरफ जाने लगा। वो पर्ची मेरी जेब में ही पड़ी थी, लेकिन जब घर पहुँचा तो मेरे दिमाग से निकल गया, जिसकी वजह से मैं उसे खोलकर पढ़ ना सका। अगला दिन भी ऐसे ही बिजी गुजरा था। मेरे सुबह के टाइम में सफाई करता सड़कों की और रात के वक्त मैं कोई जॉब ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि मैं इतनी मेहनत करूं कि अमीर हो जाऊं, लेकिन दुबई में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सुबह काम से फ्री होकर मैं जॉब के सिलसिले में बाहर निकल गया। काफ़ी देर बाद दौड़ करने के बाद एक दुकान ऐसी थी जिसने एज ए शॉपकीपर मुझे रखना चाहा था, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना था। इसलिए उसके मालिक ने मुझे अपने घर का ड्राइवर की नौकरी को कहा, जिसके बारे में मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि सोचकर बताऊंगा। मुझे लग रहा था कि क्या मैं सारा दिन सड़कें ही नापता रहूँगा, पहले सफाई के लिए और फिर ड्राइवरी में, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी था, इसलिए उधर ही थोड़ी देर सोचकर मैंने हाँ कर दी काम के लिए। फिर जब रात को घर लौटा तो आराम से जाकर बैठ गया, क्योंकि खाने को कुछ ना पड़ा था और वैसे भी भूख नहीं थी। इसलिए सोचा कपड़े धो लेता हूँ। कपड़े इकट्ठे किए, लेकिन जैसे ही कल की जैकेट में हाथ डाला तो वो पर्ची निकल आई। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि कब और कैसे आई मेरी जेब में। खैर काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आ गया कि ये वही पर्ची थी जो वो आदमी मुझसे जानबूझकर टकराकर वहीं फेंक गया था। मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि खोलकर देखूंगी क्या है इसमें। फिर कुछ देर के अंदर ही मैं वो पर्ची खोलकर बैठ गया और गौर करके उस पर्ची में लिखे एक एक शब्द को पढ़ने लगा। उस पर्ची पर लिखा था, अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। पहले तो मेरा दिल बहुत डर गया कि एक अनजान शहर में किसी भी जगह कैसे चला जाऊं, जबकि मैं जानता ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले कुछ दिन इस जगह के बारे में सर्च करूंगा, मालूम करूंगा कि वो जगह कैसी है, फिर ही मैं वहां जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे फंसा रहा हो। हाँ, दुबई में ये काम बड़ी आसानी से किया जाता था, इसलिए होशियारी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने भी होशियारी से काम लेने का फैसला किया और काम पर लग गया। अगली सुबह मैं अपने टाइम पर घर से निकल आया था और सफाई करने लगा, लेकिन मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया था। मैं भी आम लोगों की तरह आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि जल्द ही मैं ये सब काम छोड़ दूंगा
और इस पते पर जाकर अमीर हो जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि फिर आज वो औरत भागती हुई आई और आकर मुझसे कहने लगी, प्लीज़ हेल्प ब्रदर हेल्प। मैं उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मुझे याद आया कि ये तो वही जगह है जहाँ कल भी मुझसे औरत मदद मदद मांग रही थी। ये सोचकर मैं उस औरत के पास गया और उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ वो औरत देख रही थी। जैसे ही नज़र वहाँ दौड़ाई तो देखा वो एक पेड़ था जिसकी तरफ वो देख रही थी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। फिर ये क्यों ऐसा कर रही थी? मुझे लगा कि अगर मैं और इधर इन सड़कों पर घूमता रहा तो यकीनन एक दिन ये रोज़ आने वाली औरत डर से मुझे मार डालेगी। खैर मैं खामोशी से वापस जाकर काम करने लगा और वो औरत वहाँ से भागकर आगे निकल गई। उस औरत के जाते ही मैं उस पेड़ की तरफ देखने लगा जहाँ किसी परिंदे तक का नामो निशान नहीं था। एक उस सड़क पर गहरा सन्नाटा, क्योंकि सुबह सुबह का समय था और फिर ये रोज़ आने वाली औरत ने मुझे डरा दिया था, इसलिए मैं सड़क की सफाई वहीं छोड़कर दूसरी तरफ झाड़ू लगाने लगा। दिन के 11 बजे के आसपास जब मेरा काम पूरा हुआ तो उन्हीं साहब के यहाँ ड्राइविंग की जॉब के लिए चला गया और मुझे ये भी जॉब मिल गई। मुझे लगा ये साहब यहाँ काफ़ी पहले से रहते होंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से इस एड्रेस के बारे में पूछूं। तो मैंने साहब से पूछा तो वो कहने लगे कि वो तो बहुत ही बुरी जगह है, तुम उस जगह ना जाना। अगर तुम वहाँ गए तो बस फिर समझ जाओ कि वहाँ से आना बिल्कुल नामुमकिन है तुम्हारे लिए। ये सुनकर मैं और डर गया। मैंने शुक्र किया कि अच्छा हुआ पूछ लिया, अगर मैं ना चाह पूछता और डायरेक्ट चला जाता तो मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या बनता। ये सोच कर ही मेरी जान निकल रही थी, लेकिन एक पल को लगा कि हो सकता है कि साहब झूठ बोल रहे हों, इसलिए सोचा कि किसी दिन यहाँ से छुट्टी लेकर वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि क्या है आखिर वहाँ पर। फिर मैं सारा दिन बाद उधर काम करता रहा। रात को पैदल घर जा रहा था कि तभी वही लड़का जो उस दिन चेहरा ढाबे मुझे मिला था वो मुझे दोबारा दिखाई दिया। मैंने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और वो मुझसे भी तेज़ भागता वहाँ से गायब हो गया। मैं ये देखकर परेशान हो गया कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कौन है ये और क्यों ऐसा कर रहा है। खैर तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास से गुजरते हुए मुझसे कहने लगा कि वो जा चुका है। मैं हैरान हो गया कि क्या इनको भी पता है, इसलिए मैं उनसे पूछने लगा कि क्या आप उसे जानते हैं। तो वो नहीं में सर हिलाने लगे। मैंने अगला सवाल करते हुए पर्ची आगे की और कहा कि क्या आप ये एड्रेस जानते हैं। तो वो गौर से मुझे देखने लगे और कहने लगे कि हाँ, यहाँ ना जाना, अगर तुम गए तो वापस ना आ सकोगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसा वैसा क्यों कह रहे हैं। इन्हीं सोचों में गुम सारा रास्ता गुजर चुका था, लेकिन मैं मामले की तह तक ना पहुंच सका। कौन थी वो औरत, कौन था ये लड़का और फिर ये पर्ची? यकीनन इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। यही कनेक्शन मैं समझ ना सका। मैं उनको इग्नोर करता अपनी रूटीन पर फोकस करने लगा। अब रोज़ मेरी यही रूटीन बन गई थी, सुबह सड़कों की सफाई और शाम को ड्राइविंग। लेकिन एक चीज़ जो रोज़ होने लगी थी वो थी उसी पेड़ के पीछे से उन लड़कियों का आना। कभी मैं डर जाता था और कभी मैं हिम्मत से काम लेता था। वो चिल्लाते हुए किसी जगह का नाम लेती थी जिसका पता मैं नहीं लगा सका। खैर मैं थक चुका था इस सब से, इसलिए पूरे 1 महीने बाद मैंने सोच लिया कि अब वहाँ जाकर रहूँगा। इसलिए मैं अगले ही दिन उस पर्ची पर लिखे पते पर चला गया। अंदर कहीं डर भी लग रहा था, लेकिन मैं डगमगाना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा वहां गहरा सन्नाटा था, यानी वहां कोई नहीं रहता था। अगर कोई नहीं रहता था तो फिर सबने मुझे क्यों कहा कि वहां ना जाना, अंदर गए तो वापस ना आ सकोगे। मैं बड़ा परेशान हुआ। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां सालों से कोई रहा ही ना हो। बस यही सोचकर मैं वहां से जाने लगा कि तभी दिल में ना जाने क्या आया कि जाते जाते अपने कदम रोक कर घर के अंदर जाने का सोचने लगा और फिर आखिर हिम्मत करके घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही मैंने सामने देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि ये घर सिर्फ बाहर से ही गंदा है और ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। लेकिन अगर अंदर से देखें तो इससे खूबसूरत कुछ था ही नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी किसी ने पीछे से ना जाने मेरे सर पर क्या मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। ना जाने कितनी देर बाद होश आया तो खुद को अनजान कमरे में पाया। मैं परेशान होता एकदम से बेड से उठने लगा कि नज़र सामने गई जहाँ 7 गोरी। मेरा नाम पीयूष है और मैं एक नॉर्मल घराने से संबंध रखता हूँ। हम 6 बहन भाई हैं, जिनमें 2 बहनें और 4 भाई हैं। मेरा नंबर सबसे पहले का है। जब हम छोटे थे हमारे बाप तभी इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। उनके बाद खुद को संभालना हम सब के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ के लिए 6 बच्चों के साथ आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मैं इस घर का बड़ा हूँ, इस नाते से अब मुझे जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। लेकिन खैर तब मैं 10th क्लास में था, इसलिए माँ ने मुझे बहला फुसला कर मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ करवाया और कहा कि 10वीं के बाद मैं खुद तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप दूंगी, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत है। उस दिन के बाद से मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी माँ लोगों के कपड़े सीकर और कुछ घरों के काम करके इस घर को चलाने लगी। मैं अपनी माँ को इतनी मेहनत करता हुआ देखता तो मेरा दिल दुखता। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं माँ की मदद कर सकूं, मगर कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं था।
खैर करते करते मेरे 10th के एग्ज़ाम हुए और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मेरी सफलता देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनकी और पापा की ख्वाहिश थी कि बच्चों को इस तरह सफल हुए देखें, लेकिन पापा का वक्त ही दुनिया में थोड़ा था। इसलिए माँ अपने बच्चों को कामयाब होता देखकर रोने लगी और पापा को याद करने लगी। मुझे भी उन्हें देखकर दुख हुआ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। इसीलिए उन्हें तसल्ली देता और अपने होने का एहसास दिलाता। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने घर में बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए, 7th 8th के बच्चों को, और साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। इसी तरह अच्छे नंबरों से मैंने इंटर किया। नंबर अच्छे आने की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी। मगर मैं पढ़ाई करना मगर मैं पढ़ना नहीं चाहता था, बल्कि माँ का बाजू बनकर उनकी जिम्मेदारी कम करना चाहता था। लेकिन माँ ने अच्छे नंबर देखकर मुझे और आगे पढ़ने पर मजबूर किया, और ना चाहते हुए भी मुझे बीएससी करना पड़ा। बीएससी के दौरान हम नित नए परेशानियों का सामना हुआ, जिनमें छोटी बहन की बीमारी सबसे बड़ी थी। उसको अपेंडिक्स हो गया था और ऑपरेशन करना था। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ना थे कि ऑपरेशन करवा सकते, इसलिए इधर उधर से उधार मांग कर, और माँ ने भी हर जगह जहाँ वो काम करती थी अगले महीने की सैलरी भी एडवांस ले ली थी। तब भी पैसे इकट्ठे ना हो सके थे, तो मजबूरन हमें माँ के सोने के बुंदे बेचने पड़े थे, जिससे छोटी बहन का आसानी से ऑपरेशन हो गया। ये सब अपनी आंखों से देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ भरा था। मेरे पापा की इतनी मोहब्बत से लाए वो बुंदे आज बिक गए थे। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि बस अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अपनी माँ को इससे भी ज़्यादा सोना बनवा दूंगा। उसी दौरान मैंने दुबई के वीज़े के लिए अप्लाई किया था। ये सब माँ ने मामा से कहकर करवाया था, जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं वीज़ा भेज रहा हूँ तो इतने पैसे लगा रहा हूँ, तो जब ये कमाने लगेगा तो ये मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, और इधर आकर जॉब भी खुद ही ढूंढे, और साथ ही साथ रहने की जगह भी कोई और देखे। अपने मामू की ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि हाँ, वाकई मैं अनाथ हूँ। और फिर कुछ समय बाद मैं दुबई चला गया। वहाँ जाकर सबसे पहले मैंने एक कमरा लिया रहने के लिए, और फिर काम ढूंढना शुरू कर दिया। दुबई में काम मिलना एक मुश्किल फेज़ था मेरी ज़िंदगी का, लेकिन फिर भी ना जाने किस तरह हिम्मत करके हाथ पल्ला मारा, तो 3 महीने बाद मुझे सड़कों पर सफाई की नौकरी मिल गई। इन 3 महीने में मैंने बुरे से बुरा वक्त देखा था, चाहे वो फुटपाथ पर सोना हो या फिर मुस्तकिल 3 दिन भूखे रहना हो। लेकिन मजाल थी जो घर अपनी माँ को फ़ोन करके उन्हें अपनी हालत बताई हो। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था ये, और जब जॉब मिली तो मुझे वहीं के रूल्स के मुताबिक एक कमरा अलॉट किया गया। मैं उसी में इज्जत से रहने लगा। मैंने अपनी माँ को अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया कि मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ। बस मुझे इतना पता था कि मैं जितना कमाता हूँ उसके आधे का हिस्सा मेरे लिए है, और बाकी सिर्फ घर में बैठे माँ बहन भाइयों का है। मुझे दुबई की सड़कों पर सफाई का काम करते 2 साल गुजर गया था कि जब एक दिन कागज़ मिला जिस पर लिखा था, अगर अमीर होना चाहते हो तो इस पते पर पहुंच जाओ। मैं उस पते पे गया तो मालूम हुआ कि यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। मैं वहाँ से वापस जाने लगा, फिर कुछ सोचकर घर के अंदर चला गया। तभी अंदर गया ही था कि किसी ने बेहोश कर दिया। जब आँख खुली तो सामने 7 गोरी खड़ी थीं। उन्हें सामने देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं जल्दी से हड़बड़ाता हुआ उठकर भागने लगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि जो यहाँ आता है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं डर गया, मेरी सांस बंद होने लगी कि अब मेरी माँ का क्या होगा। मैंने उस वक्त को कोसा जब मैं लालच में आकर यहाँ आया था। कुछ ही देर बाद एक औरत बाहर आई जो सोने से लथपथ थी, और कहने लगी, क्या तुम नहीं जानते यहाँ क्या हुआ था? मैं सर हिलाने लगा। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि आज से काफ़ी समय पहले एक लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके नौकर बहुत बुरे इंसान थे। इसलिए एक दिन वो दरिंदा बन गए और उस पर जुल्म कर बैठे। वो सह न सकी और मर गई। कहा जाता है कि उसकी रूह यहाँ अब भी है, और यही वजह है कि वो लोग मुड़कर यहाँ दोबारा नहीं आए। उस दिन के बाद उनकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर इस अफसोस से ज़्यादा तो मुझे अपने आप पर अफसोस हुआ था, जो अब कहीं का भी नहीं रहा था। मैं मुस्तकिल सोच में घिरा था कि तभी वो औरत मुझे देखकर बोली, अब अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए जैसे जैसे कहती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। मैं खुश होकर पूछने लगा कि क्या इसके बाद मुझे यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी? तो वो कहने लगी, हाँ, मगर तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। ये सुनकर मैं फ़ौरन मान गया, क्योंकि मुझे भी आज़ादी ही चाहिए थी। उसके बाद उस औरत ने बताना शुरू किया कि यहाँ की जो कहानी बाहर पहुँची है, जिसकी वजह से लोग यहाँ नहीं आते, वो मेरी बनी बनाई, मेरी फैलाई हुई है। दरअसल ये घर वो जगह है जहाँ कोई नहीं आता, मतलब कोई भी नहीं, सिवाय उनके जिन्हें मैं चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सब मेरे अंदर और मेरे ही काम करते हैं, मेरे अंडर मेरे लिए ही काम करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें मैं अपने पुलिस से छुपा कर रखा हुआ है। ये सब गैर कानूनी तरीके से अलग अलग जगह से दुबई आए थे, और जैसे ही पुलिस को उनकी खबर होती है मैं उन्हें अपने अंडर लेकर उन्हें छुपा लेती हूँ,
और फिर उनसे चोरी डकैती का काम करवाती हूँ ताकि वो अपना खर्चा उठा सकें और मुझे भी यहाँ रखने का कुछ देते रहें, और वो ऐसा ही करते हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनमें से कभी कोई भी पकड़ा गया हो। मैं उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देती हूँ कि आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया और ना ही पकड़ने देती हूँ। और वो अच्छा खासा माल इकट्ठा करके घर भी भेजते हैं, घर भी बेचते हैं और ख़ुद भी रखते हैं। और हाँ, वो लड़कियाँ जो रोज़ तुम्हारे पास आती थीं भागते हुए, उन्हें भी मैंने ही भेजा था कि शायद तुम उनकी बात मानकर हमदर्दी में उनके साथ चले और इस घर तक आ जाओ। लेकिन तुम्हें अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। बस यही मोहब्बत देखकर मैंने फ़ैसला किया था कि हमारी भी टीम में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए कि जो अपने काम से इस कदर मोहब्बत रखता हो। इसलिए शाम के वक्त मैंने अपनी टीम के एक लड़के को तुम्हारे पास भेजा, चिट्ठी पर एड्रेस वगैरह लिखकर, ताकि तुम इधर आकर हमारे साथ मिलकर काम कर सको और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो बोलो, क्या तुम हमारे साथ काम करने को तैयार हो? उनकी बात सुनकर मुझे कुछ हैरानी हुई कि वो ये क्या कह रही है, क्योंकि मेरा मकसद उनकी खोज ही था। तभी मैंने अपने साथ आई पुलिस को अंदर बुलाया और वो उन सबको घेरे में लेकर खड़ी हो गई। वहाँ मौजूद सारे लोग हक्का बक्का रह गए, यहाँ तक कि वो औरत भी। फिर वो चीखती हुई मुझसे बोली कि कौन हो तुम और क्यों किया तुमने ये सब हमारे साथ? तभी मैंने उसे बताते हुए कहा कि शुरू में मैं दुबई में सड़कें साफ करने का काम किया करता था, जो इधर की गवर्नमेंट में हाथ डालने के लिए किया था मैंने। उसके बाद ISR के लिए सिलेक्शन हुई, सब अप्लाई कर रहे थे तो मैंने भी हिम्मत करके अप्लाई कर दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा नाम भी आ गया इनमें। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो ISR अपनी खुफिया एजेंसी से करता है, बल्कि इसी तरह जिस तरह मैंने तुम जैसे बड़े चोरों को यहाँ से आ पकड़ा है। और तुम्हें क्या लगता था कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो और क्या करती हो? मैं तुम्हें दिखाने के लिए सबके सामने ऐसे बिहेव करता था जैसे मुझे इन जगहों का पता ही ना हो और मैं बिल्कुल अनजान हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारा वो साथी भी पकड़ लिया है जिसने मुझे तुम्हारे कहने पर ड्राइवरी की जॉब दी थी। मैं बेखबर नहीं था किसी चीज़ से, बस इतना ध्यान रखता था कि कौन सी बाजी कब और कैसे खेलनी है। और अब तो मेरे पास बाकायदा सबूत भी हैं जिसमें तुम अपने शब्दों में अपने गुनाहों को कबूल कर रही हो। निकालो अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को। और ये सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई और झूठे आंसू बहाना कर मिन्नतें करने लगी। मगर मैं कैसे मानता भला, मैंने खुद उसे सब कुछ करते देखा है। इसलिए उसके रोने को खातिर में लाए बगैर मेरी टीम मेंबर्स उसकी बाकी टीम को भी गिरफ्तार कर लाई और वो लोग भी पकड़े गए जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आकर छुपे बैठे थे। सब पकड़ लिए गए थे और उनको उनके इंजाम के लिए ले जाया गया था। अब आगे का काम पुलिस वालों का था, हमारा काम यहीं तक था, जो कि बड़े अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचा था। मिनटों में उनके खेल का खात्मा हुआ था और ये केस हल करते ही दुबई के गवर्नमेंट की तरफ से मेरी प्रमोशन कर दी गई थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके पीछे 1 साल से दुबई की पुलिस लगी हुई थी। और हाँ, वो जो बातें शुरू में मैंने बताई थी वो सब सच थीं, लेकिन बाद की कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कि अगर ज़ाहिर कर दी जाती तो शायद समझ नहीं आती। जैसे मैं ISR में होते हुए भी फुटपाथ पर सोया क्यों, लेकिन क्योंकि तब मेरे पास वाकई जॉब नहीं थी। मैं भूखा रहा क्योंकि वाकई तब जॉब नहीं थी। लेकिन सड़कों की सफाई का काम करने के बाद जब ISR में मेरी सिलेक्शन हुई तो ये खबर मेरी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था, यहाँ तक मेरे सगे मामा तक नहीं। सिर्फ इसलिए मैंने आगे भी सफाई का काम सिलसिला जारी रखा ताकि किसी को मुझ पर शक न हो और मैं आसानी से काम कर सकूं। इसके अलावा मेरे मामा जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने आज तक मुझे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी मुड़कर पूछा कि ज़िंदा हो या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।